which is also तो साइकोलॉजी का अगर हम डीपली देखें, जैसे हम किसी भी वर्ड को देखते हैं, ओरिजिनलिटी अगर उसकी देखते हैं, तो दो वर्ड्स है हमारे सामने, साइकी और लोगस। तो साइकी को हम ये कह सकते हैं कि सोल है, साइकी माइंड है, और लोगस है उसकी साइंटिफिक स्टडी। तो हम ये माने कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। देखिए, हम अपनी सोल की स्टडी कर रहे हैं। साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी है एक साइंस हमारे कॉन्शियसनेस की, और साइकोलॉजी एक साइंस है हमारे बिहेवियर की। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी साइकोलॉजी की अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। डब्ल्यू बी कॉलिंसनिक है, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द हो साइंस गया। ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या किया? डेफिनेटली अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी ऑडियो करते स्विच हैं, ऑफ तो कर उसमें दो, हम स्विच ह्यूमन की ऑफ। सारी मेंटल प्रोसेसेस को इंक्लूड कर लेते हैं, हम उनकी परसेप्शन को भी इंक्लूड करते हैं, हम उनकी कॉग्निशन को भी इंक्लूड करते हैं, और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है वो पूरे पूरे भी वीडियो हमारी बनानी है, कैसे साइकोलॉजी बनाना है का देख ही एक लियो। पार्ट होता है। इसी तरह से कैमरा सीवी से गुड है, हो जो गया। बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, कैसे करते उन्होंने हैं? कहा कि साइकोलॉजी इज द स्क्रीन स्टडी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन कर एडजस्टमेंट दिया। ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, आंखें टू कहाँ से चेंजिंग होती है? एनवायरनमेंट। अब ये अब तो एडजस्टमेंट, मेरे अगर में आप ये भी आएगा एजुकेशन की बात रिकॉर्डिंग में, करते हैं, दिखाऊंगी तो कल। जब भी हम ये तो एजुकेशन को मेरे में कंसीडर करते हैं, तभी हम ये कहते हैं कि एजुकेशन इज और एडजस्टमेंट। तो मैं और नोटिफिकेशन सेट साइकोलॉजी करूंगी, क्या ये है कि मेरी वो स्क्रीन हम रिकॉर्ड बेटर होगी। एडजस्टमेंट कैसे करें स्टूडेंट्स की, ताकि हम अपना जो इनपुट उनको दे रहे हैं, हो गई। उससे वो उनकी इफेक्टिव लर्निंग हो, इफेक्टिव वो, और अपना वो इसको मैक्सिमम निकालना आउटपुट दे पड़ेगा। सके। तो अब हम इस एजुकेशन साइकोलॉजी को अगर एजुकेशन यहीं से साइकोलॉजी में इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ तो से एजुकेशन साइकोलॉजी क्या हो गया कि दोबारा बनाना, इन्वेस्टिगेशन दोबारा ऑफ करो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चलो होंगी एजुकेशन फिर में, जो स्टार्ट करना बच्चों की कुछ करिए। भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनकी लर्निंग से कौन रिलेटेड सी? प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, we can say, is the investigation of psychological problems which are involved in education, together with the application of psychological principles, and it is a दिखता है ना study दोनों of बंदे, इसमें nature of देखिए टाइम learning. चल रहा है So अभी। psychology is a systematic study of educational growth, और from birth to the next stage. अब साइकोलॉजी जो है वो एक डायरेक्टर छोटा कब सा से वर्ड इंट्रो नहीं कर है, रहा इसका एक एरिया जो है वो बहुत वास्ट है। आप स्पोर्ट्स में भी है? एजुकेशन साइकोलॉजी को देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजी देख सकते हैं। आप ऑफिस में भी अगर आप देखेंगे, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ही हमारे कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम नेचर देखें साइकोलॉजी की, तो हम ये मानेंगे कि साइकोलॉजी एक साइंस है। साइकोलॉजी किस तरह की साइंस है? इन्वेस्टिगेशन फॉलो करता है। आप अपनी कोई भी, हम अगर रिसर्च दिखाते हैं, क्योंकि ये सेमिनार पर्टिकुलरली हमारा स्टूडेंट्स के लिए है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक डिसिप्लिन को इसको एक मानते हैं। हम इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब शायद आप लोगों को भी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारी कुछ यूनिट्स हैं। फर्स्ट जो पेपर है उसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड्स तो दिए गलत हुए क्या है हैं। इसमें? वो सारे ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं, वो आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ साइकोलॉजी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। आप साइकोलॉजी को सिर्फ साइकोलॉजी की फील्ड तक ना रहने दें। आप साइकोलॉजी को देखें कि बायोलॉजी में भी साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी में भी साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस में भी आप साइकोलॉजी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर कोई भी ये फील्ड है, इनमें हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं, इसलिए हम साइकोलॉजी के नेचर को मल्टी डिसिप्लिनरी मानते हैं। बिसाइड्स दैट, जो साइकोलॉजी है वो को कंसीडर करते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे इस स्लाइड में भी, हम ये सोचते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, और हमें उस यूनिकनेस को कंसीडर करना है, क्योंकि ये उस स्टूडेंट की, उस पर्टिकुलर बच्चे की मेंटल प्रोसेस को देखती है, इमोशनल उसकी स्टेबिलिटी को देखती है, उसके बिहेवियर डेवलपमेंट देखती है। तो educational, particularly child psychology, it consider that how children grow and how they change from infancy through adolescence, and how they convert into a human being
who is full of cognitive, social, emotional, and physical development. So we consider that how a child interacts with the society, how a child interacts with the environment, how a child have interaction within himself or herself, क्योंकि interaction जो है वो हमारी इंट्रा इंटरेक्शंस भी होती हैं, इंटर इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो हम कैसे मेंटल डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं, और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, सो इट इज very important to understand every child's growth graph from his prenatal to adolescence to adulthood stage, so that we can consider knowledge, how they think, how they reason out, how they solve the problems, and how do they develop their language skill, linguistic skills. It means this cognitive development aspect of child psychology. It considers the concepts such as perception, memory, attention, intelligence, thinking abilities, reasoning ability. John Piaget has also considered cognitive development as when the children actively construct knowledge through their experiences. That is the academic, which is related to knowledge aspect, that is the cognitive development aspect of the child. Next, we consider the social development. जब तक वो नहीं होगा तब तक वो अपने एकेडमिक्स पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो इमोशनल, अपने इमोशंस को जब तक रेगुलेट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो एज ए टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट्स की इमोशंस को समझें और उनको ठीक डायरेक्शन में रेगुलेट करें। नेक्स्ट कम्स द फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट में तो कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स भी काउंट करेंगे ही, नो डाउट। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट का भी अपना रोल होता है कि हम स्टूडेंट्स की कैसे सेंस डेवलपमेंट कराते हैं, कैसे उनकी बॉडी में ग्रोथ और ग्रोथ के साथ रिलेटेड चेंजेस होते हैं, हम उनको कैसे कंसिडर करते हैं, हम किस तरह का एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड टीचर एजुकेटर्स हैं या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, they sometimes they examine the personality trait of the students in the class, in the classroom interaction as well, and in that they study the temperament of the students and the formation of their self identity. They can enable the students to recognize their self worth, self esteem. So इस वे में आपको स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को किस तरीके से आप निखार सकते हो, और कैसे आप स्टूडेंट्स के अंदर जो उनके पर्सनैलिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनके डायमेंशन के, उनको डेवलप करना, उसके लिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आपके जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं। उनकी नॉलेज एक टीचर को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन द टीचर अंडरस्टैंड्स द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दैट वे, वो बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है। आपको स्टूडेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी भी लानी है। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, मीनिंगफुल एक्टिविटीज स्टूडेंट को दे सकते हैं, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को टैप करते हुए उनकी लर्निंग को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत अच्छे से नॉलेज है। इसके साथ साथ अगर आप लर्निंग स्टाइल की बात करें, तो स्टूडेंट्स हैव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। कुछ स्टूडेंट्स की विजुअल के थ्रू लर्निंग बहुत अच्छी होती है, कुछ की ऑडिटरी के थ्रू होती है, कुछ की काइनेस्थेटिक प्रेफरेंसेस होती हैं। तो ये हमें देखना है कि स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल को हम कैसे, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को कैसे हम एक दूसरे के साथ मीट करें, और इसके साथ साथ हम अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को कैसे डिवाइस करें और कैसे अकोमोडेट करें स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स को, स्टूडेंट्स की मैक्सिमम एंगेजमेंट कैसे करनी है, वो एक्टिविटीज एज ए टीचर हमने डिवाइस करनी है। नेक्स्ट इज द बिहेवियर मैनेजमेंट। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, कुछ बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बहुत डेलिक्वेंट होते हैं। तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट आना
चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्टूडेंट्स का बिहेवियर इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ कराना है कि जो उनकी अनडिज़ायरेबल नीड्स हैं, जो जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, उनको कैसे मीट करना है, और इसके साथ-साथ जो उनकी नीड्स हैं, जो एकेडमिक नीड्स हैं, जो पॉजिटिव नीड्स हैं, उसको कैसे अलाउ करना है, कैसे हमें एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करना है, कैसे हमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस स्टूडेंट्स के सामने सेट करनी है, और कैसे हमने उनके बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करना है, वो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो हमें खुद डिवाइस करनी है एज ए टीचर। और हमें स्टूडेंट्स का बिहेवियर मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ टीचर्स होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इतने इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए, क्योंकि आज की लाइफ में अगर हम देखें तो साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे हम बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के उसकी क्वालिटीज को बाहर ला सकते हैं, उसकी यूनिकनेस को बाहर ला सकते हैं, उसको सोसाइटी से कैसे डील करना है ये सिखा सकते हैं। बहुत सारी जैसे ब्रांचेस होती हैं, आपने उनके बारे में भी बताया। और जो साइकोलॉजी है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके द्वारा जब हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होता है, वो हमारे बर्थ से लेके डेथ तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ चेंजेस हमारे बिहेवियर में आते हैं। तो जो साइकोलॉजी की समझते हुए हम एक बच्चे को कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। So thank you so much for your sharing your views so effectively to make this lecture so lively, ma'am. Thank you so much. And I also convey my sincere thanks to all the Welsh College of Education, my family, friends and family, rather I would say, from principal to everyone who has arranged this meeting and who provided me this opportunity to interact with the students. Thank you so much all. Thank you Dr. Taruna ma'am, thank you the conveners and all the members and my friends of Welsh College of Education. Thank you ma'am. मैम आप प्लीज मोमेंट बने रहिए, एक बार हमने स्क्रीनशॉट लेना है। सभी मेंबर्स जिन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन की हुई है। You are in a hurry to move or you will join us in the same manner? You will be here? Ma'am, for next half an hour I am here. Okay. With all of you. Thank you. So switch on your cameras please, all the students and staff members, for screenshot. कैमरा Say cheese. हमें भी बोलना है तरुणा मैम। Say cheese. I think now we can move on. It is the time to welcome our resource person for session 2, Dr. Sunita Arya ma'am, Principal CR College of Education, Rohtak. Welcome ma'am. I would like to give a brief. क्वालिटीज होती है, हर इंडिविजुअल क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है, जैसे 2 साल का बच्चा होता है, उसके बाद हम इनको अगर हम कैप्चर करना चाहें तो हम कैप्चर करके जो उसके अंदर जो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज है, हम उन इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को हम बच्चों की जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे में कौन कौन से इनबॉर्न कैपेबिलिटीज है। तो उसके लिए जो है हमारी जो फिंगरप्रिंट्स है, जितने भी हमारा जो आपने ये जनरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है कि लेफ्ट ब्रेन हमारा किसको कंट्रोल करता है, राइट बॉडी पार्ट को, और राइट बॉडी पार्ट जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट ब्रेन। तो हमारे ये ऑपोजिट होते हैं। तो हमारी जनरल जो हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रोथ जो होती है, जो हमारी जो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम ये कहें कि हमारी ग्रोथ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद आवर वी कैन से ब्रेन। और ब्रेन की हमारी जो है 5 पार्ट्स होते हैं, वी कैन से कि हमारा प्री फ्रंटल आइडेंटिफाई करें तो हमारे 5 पार्ट्स होते हैं, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ये हमारे ब्रेन के 5 पार्ट्स होते हैं। और वो हमारे जो है हमारी जो फिंगर से साथ अटैच होते हैं कि कौन सी फिंगर कौन से ब्रेन से अटैच है, ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो प्री फ्रंटल पार्ट होता है जो हमारा ब्रेन का, वो किसको कंट्रोल करता है, वो हमारे लीडरशिप को कंट्रोल करता है। और वो हमारी किसको करता है, लीडरशिप को करता है, इंप्लीमेंट
प्रिपरेशन को करता है, प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है। तो हमें पता चल जाता है कि प्री फ्रंटल पार्ट हमारा कौन सा ब्रेन। इससे कई बच्चों में क्या होता है कि बहुत लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, कई बच्चे जो है आगे आ ही नहीं पाते। तो वो किससे डिपेंड करता है? वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप हम उसको एनवायरमेंटल फैक्टर में तो 50% उसको कंसीडर कर सकते हैं कि उसको ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, इसी वजह से वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहा। लेकिन 50% यहाँ हमारा हेरिडिटी का भी पार्ट है, जो हमारे थंब इम्प्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो थंब जो है उसमें जो हमारे रिजिज है, जो हमारे जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कि इसमें कितने परसेंट ये जो है हमारे सामने आ रहा है, और उसमें से प्री फ्रंटल मतलब उसको कैसे वर्क कर रहा है। और इसमें लीडरशिप क्वालिटी से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है या बच्चा सुप्रेस हो रहा है, ये हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड जैसे हमारा आ गया फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो हमारी किससे कनेक्टेड है? इंडेक्स फिंगर से। हमारी किससे है? इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है बेटे? थंब के जो साथ वाली फिंगर होती है इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे किसके साथ कनेक्टेड है? फ्रंटल लोब के साथ। अब फ्रंटल लॉब से हमने फ्रंटल लॉब जो हमारी माइंड को हमने किससे ज्वाइन किया था इसको? इससे हमारे किससे कनेक्टेड है? थिंकिंग पावर से। तो हम इसके जो रिजेस है या इसके जो फिंगरप्रिंट्स है हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, कैसे है, हमारा कितना वर्क कर रहा है। तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी को इसके हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी इमेजिनेशन पावर कैसी है? कई बच्चों की थिंकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, एकदम देखते ही इमेजिन कर लेते हैं। जितनी अच्छी थिंकिंग पावर होगी उसको इतना ही इमेजिनेशन में हम ले लेते हैं, और जितनी इमेजिनेशन में होगी उतना ही उसके ऊपर हम जो है रीजनिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं। तो ये हमारा जो फ्रंटल लोब है वो किससे कनेक्टेड है? हमारा जो है फ्रंटल इंडेक्स फिंगर से। दैट इज इंडेक्स फिंगर इज नियरेस्ट टू द थंब। नेक्स्ट है पैरिटल लोब। हमने पढ़ा था पैरिटल लोब को हमने किससे कनेक्ट किया था? पैरिटल लोब हमने किया था काइनेस्थेटिक से। काइनेस्थेटिक क्या होता है कि जो बॉडी मूवमेंट जो होती है, चाहे वो स्विमिंग है चाहे स्पोर्ट्स है, तो ये हमारे कौन से फिंगर को हम कनेक्ट कर सकते हैं? के एनवायरनमेंट को देख के, वहाँ के प्रिंसिपल्स को देख के, वहाँ के स्कूल के एनवायरनमेंट को देख के हम बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। ये अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे हमारे बच्चे को तो वो अच्छे गेन करेगा। लेकिन हमारे पास जो इनेट एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आज तक हमने कोई ऐसा तरीका नहीं देखा। ये देखा है कि बच्चे के जो है जो लंबा है तो कह देते हैं मदर पे गया है, बच्चे में कुछ इंटेलिजेंट है उसके फादर इंटेलिजेंट, हम कह देते हैं बच्चा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके फादर या मदर इंटेलिजेंट है। उसके बेसिस पर जस्ट हम उसको क्या करते हैं, जिस अंदाजा लगाते हैं कि ये एक हेरिडिटी कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से बच्चों में ये कैरेक्टर आया है। लेकिन हम जो एग्जैक्ट जो उसके अंदर जो एबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम अगर बच्चे को स्कूल में कहीं 11th 12th में सब्जेक्ट चूज करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम जब ये देखते हैं कि सोशली आजकल किस चीज के स्कोप है, हम वही बच्चों को बच्चे को फोर्स से सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट हम जो दिलवा रहे हैं, जो हम सोशल प्रेशर से या पीयर प्रेशर से या हमारे नेबरहुड से या अपने कुलीग से जहां से भी पूछ के बच्चे को सब्जेक्ट की जो है बच्चे को दिलवा देते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट में बच्चा आगे नहीं चल पाता क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट एबिलिटीज नहीं है। 2 साल 3 साल बच्चा उसमें लाइन में खराब करेगा, फिर उसको विड्रॉ कर लेता है क्योंकि वो बच्चे की जो कैपेबिलिटीज है वो कैपेबिलिटी उस डायरेक्शन में नहीं है। हम उसको फोर्सली जो उसको भेज रहे हैं उस डायरेक्शन में कि आप फील्ड चूज कीजिए। तो ये और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हैं किसी चीज को सोचते ही, इसका मतलब उसमें वो इनेट एबिलिटी है। उसके जो लेफ्ट जो थंब है वो शो कर रहा है उसके रिजेस कि ये जो है बच्चा जो है इसमें एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी है। इन द सेम मैनर राइट इंडेक्स हम लेते हैं, रीजनिंग देता है कि बच्चा, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में बहुत अच्छे, और जो लेफ्ट जो होता है वो इमेजिनेशन। कुछ बच्चे इमेजिन ही करते रह जाते हैं और वो रीजनिंग लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो ये अलग अलग आइडेंटिफिकेशन भी है। अगर राइट मिडल फिंगर लेते हैं तो राइट जो मिडल फिंगर है ये क्या करती है, हमारी जो है कंट्रोल करती है हमारी सारी चीजों को। कईयों का आपने देखा होगा नेचर ऐसा होता है, कंट्रोलिंग नेचर होता है। वो क्या होता है, वो हमारे अंदर से ही है। हम उसको उसके जो पर्सनैलिटी का पार्ट है वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर ही पावर है। तो वो दूसरों को भी कंट्रोल करता है, अपनी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट जो मिडल जो फिंगर होती है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी जो है मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि बच्चा कैसी मूवमेंट करता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग है, कुछ ओवरऑल करता है। नेक्स्ट है जैसे रिंग फिंगर जो है वो हमारी लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज को शो करती है। राइट फिंगर जो है हमारी किस लिंग्विस्टिक एक्टिविटी को करते हैं, बच्चा बोलने में कितना बहुत अच्छा है। कि कई आपने देखा होगा लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, बोलने में स्पीकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। और जो लेफ्ट हमारी जो लेफ्ट फिंगर होती है
वो हमारी साउंड को रिप्रेजेंट करती है, एप्रिसिएशन को, साउंड को, उसको कंसीडर करते हैं। और जो लिटिल जो फिंगर होती है, जो हमारी जो मैंने विजुअल बोला था कि विजुअल पार्ट को जो है एम्फेसाइज करती है, ऑब्जर्वेशन को, विजुअल पार्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग को, कि कई चीजों को हम क्या करते हैं, देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसी पार्ट को देखा देख के, किसी चीज को देखा देखते जो है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो हमारा जो हमारे जो रिजेस होते हैं, वी कैन से फिंगर जो प्रिंट्स होते हैं, वो राइट लिटिल फिंगर्स के होते हैं। उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, ऑब्जर्वेशन में विजुअल कैसा है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। और जो लेफ्ट जो लिटिल फिंगर होती है, वो एस्थेटिकल सेंस, वी कैन से साउंड को और एस्थेटिकल सेंस को आइडेंटिफाई करती है। तो ये जनरल सी चीजें हैं कि हमारी जो है, हमारे अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज है, हम उस पर काम नहीं करते, हम जस्ट अपने आप ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा सोशल प्रेशर क्या है, हमारी सोसाइटी क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को सब्जेक्ट भी चूज करवा देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को फील्ड से उस एक्टिविटी को करता रहता है, लेकिन उसकी विलिंगनेस नहीं होती। तो उसके लिए जो है, अगर हम पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि हमारे बच्चे में कौन सा कैलिबर है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी अगर हम उसकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो हम उसको अपर लेवल पे ला सकते हैं, लेकिन अगर वीकनेस पे काम करते हैं तो वो उस लेवल पे बच्चा नहीं आएगा। तो ये जनरल हमारी जो है हेरिडिटरी में जनरल लेते हैं, जनरली तो हम पढ़ लेते हैं हेरिडिटरी क्या होती है, कि हमारे जीन्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू हमारे जो है कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, और वही जो उन पे हमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन से कैरेक्टर कैसे कैसे जो है वर्क करते हैं। हमारा जो है बेटा, आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, हम उसको ये बोल देते हैं ये तो हमेशा। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं बेटा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये पूछना था कि जैसे इंटरेस्ट और एबिलिटी में कोई कनेक्शन होता है या इन दोनों में डिफरेंस है? जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट तो हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी थिंग्स को करने का मन करता है। बेटा आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस मैम। बेटा इंटरेस्ट जो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, और जो एप्टीट्यूड होता है दैट इज इनबॉर्न कैपेबिलिटी, कि जो ऑलरेडी आपके अंदर है, कि आप कितने कैपेबल हो, किस फील्ड में आपकी कितनी कैपेसिटी है, दैट इज इनबॉर्न। फिर जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी, इंटरेस्ट हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो वो एबिलिटी भी हमारे अंदर हो। हाँ, ये जरूरी नहीं बेटा, लेकिन ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारा पता, कभी आप लोगों ने तो अपना फील्ड चूज कर लिया है कि आपने जो आपको पता है कि मुझे आगे किस फील्ड में जाना है, आप इस लेवल पे आ चुके हो, लेकिन जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे हमारा ये लेवल 6 ऑनवर्ड, लेवल 5 ऑनवर्ड, तो उनके लिए अगर आपको कभी ये जरूरत पड़े कि हमें ये देखना है हमारे बच्चे में कितना कैलिबर है, तो यू कैन कांटेक्ट मी बेटा। मैं आपको ये इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके बच्चे में कौन सा कैलिबर है और कैसे आप जो उसको एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एंड मुझे वैसे जैसे तरुणा मैम ने बताया था कि आप रेकी भी करते हो, थोड़ा बहुत उसमें भी इंटरेस्ट है कि वो कैसे स्टार्ट करे, कैसे करे। बेटा रेकी क्या होती है, दैट इज ए प्योर एनर्जी, और वी कैन प्योर एनर्जी को क्या करते हैं कि हमारी यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है, जिसको व्हाइट लाइट की फॉर्म में हम लेते हैं, वो अगर हम क्या करते हैं बेटा, हमारा कनेक्शन हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान है, हमारी जो एनर्जी सबके साथ है, लेकिन हम क्या करते हैं एनवायरमेंट, यहाँ के एनवायरमेंट में आके हम इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम उस चीज को भूल जाते हैं कि हम यूनिवर्सल एनर्जी से भी कनेक्टेड है, तो हमारा जो कनेक्शन होता है हमारे यूनिवर्स के साथ, वो वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस अपने कनेक्शन को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको बेटा जस्ट आपने देखो, मैं 3 चीजें मतलब 3-4 चीजें होती है, तो इसके लिए फॉलो करना होता है। सबसे पहले अगर उसको इफेक्टिव बनाना है, अगर रेकी को अगर बहुत इफेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमने पहले 5 चीजें हम अपने अंदर अपने जो करेक्टर में लेके आनी होती है, कि मैं आज के दिन झूठ नहीं, मतलब मैं आज के दिन सच बोलूंगा, इसको ये लेना है मुझे, मैं आज के दिन सच बोलूंगा, मैं आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज के दिन ईमानदारी से काम करूंगा, मैं आज के दिन अच्छे लोगों की हेल्प करूंगा। ऐसे करके मैं 5 जो हमारी क्वालिटीज होती है, पहले तो वो अपने कैरेक्टर में लेके आओ। अगर आपको प्योर डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, तो आप पहले अब इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें, मैं अगर गुस्सा करती हूँ तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे जो है यूनिवर्स में 2 ही चीजों का खेल है, पॉजिटिव एनर्जी का, एक नेगेटिव एनर्जी का।
पॉजिटिव एनर्जी कौन सी है? यूनिवर्सल एनर्जी है। क्या वो यूनिवर्सल, वो हमारे बेटे थॉट्स भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव एनर्जी, हम इजीली मोटिवेट हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करते हैं। अगर थोड़ा नेगेटिव थॉट भी लेके आते हो तो वो जो नेगेटिव थॉट है वो आपकी नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रही है आपकी चारों तरफ, और वो आपको ही नुकसान कर रही है। तो आपने पहले तो अपने अंदर ये क्वालिटीज लेके आओ, फिर उस चीज को एनहांस करो बेटा, इजीली एनहांस हो जाती है। आप जो है पहले तो मतलब जो भी चीजें आप चाह रहे हो हमेशा उस चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, उस पे फोकस नहीं करो जो नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, उन चीजों पे फोकस करते हैं जो मैं नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, तो क्या करते हो, वो क्या करते हैं, वो आपकी सारी जो एनर्जी होती है पॉजिटिव सारी वेस्ट हो जाती है। तो एक तो पॉजिटिव एनर्जी, पहले पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर क्रिएट करो, और फिर जो आप किसी भी टाइम बैठ सकते हो। देखिए एक ऐसी एनर्जी होती है, आप किसी भी टाइम एनर्जी यूनिवर्स से ले सकते हो, कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता। सिर्फ ये कहते हैं रात को 12 से 2 के बीच में नहीं हमें करनी चाहिए, और बाकी जो टाइम होता है वो किसी भी टाइम आप बैठो और उसी टाइम जस्ट इन्वॉक करो कि व्हाइट एनर्जी मेरे मतलब मेरे अंदर इम्बाइब हो रही है। व्हाइट जस्ट इमेजिनेशन, ये जो रेखी का जो वो है वो सारा जस्ट इमेजिनेशन होता है बेटा। जस्ट इमेजिनेशन करो कि पॉजिटिव एनर्जी मेरी बॉडी में आ रही है और वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है चारों तरफ। तो जैसे जैसे करोगे हमारी वो एनर्जी जो है एक्टिवेट होती चली जाती है। तो उसको जितने जिस लेवल पे भी आप पहुंच सकते हो, वैसे तो इनके लेवल्स होते हैं, सीखनी भी होती है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और ये कंटिन्यूएशन में होती है। तो ये लेकिन आप जस्ट इनिशियल आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, फिर आप इसको सीख के अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हो। और ये जो एनर्जी होती है बेटे प्योर एनर्जी होती है कि आप उस प्योर एनर्जी को कितना एक्टिवेट करते हो, कितना अपने अंदर, ये फिर आपको धीरे धीरे जैसे लोगे तो बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है निकल जाती है, क्योंकि एक ही चीज एग्जिस्ट रही है, तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो जितना अपने आप को प्योर रखोगे उतना आप उसमें वो करोगे। और एक बात बोले, जैसे कई बार हम ये चीजें जब स्टार्ट करते हैं तो मैंने ये मतलब देखा है कि हम जो चीज मन में सोच रहे होते हैं वो हो जाती है इंस्टेंटली, पता नहीं कैसे। नहीं, ये इसलिए होता है बेटा, यूनिवर्स हमारे थॉट को कैच करता है। मैं हम तभी कहते हैं जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। हमारा सारा खेल थॉट्स का है, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। जो सोचोगे उस पर इम्प्लीमेंट करो, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको विजुअलाइज करो कि ये चीज हो चुकी है, तो आप डेफिनेटली वो चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, कई बार हम नेगेटिव थॉट ले आते हैं, वो नेगेटिविटी इमीडिएटली वो थॉट वर्क कर जाता है, हमारे साथ नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि हम किसको फोकस कर रहे हैं, नेगेटिविटी को फोकस कर। तो ये बेटे पहले अपने अंदर थोड़ी सी ये चीजें लेके आओ कि मुझे आज के दिन गुस्सा नहीं करना, मुझे आज के दिन किसी की हेल्प करनी है, प्योरली हेल्प करो। और कभी भी पर्सनैलिटी का ड्यूअल नेचर मत रखो, जितना सिंगल नेचर रहेगा उतना ग्रो करो, क्योंकि जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना दोनों तरफ, वो एनर्जी, एक ही एनर्जी काम नहीं करती, तो कैच नहीं कर पाते कि आप क्या चाह रहे हो, पॉजिटिव चाह रहे हो, नेगेटिव चाह रहे हो। ड्यूअल नेचर कभी नहीं रखो। तो एक पहले अपने आप को एक प्योरिटी की तरफ लेके आओ, जितना ज्यादा प्योरिटी की तरफ जाओगे ये चीज अपने आप वर्क करनी शुरू कर देती है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा फॉलो करो कि हम जो चीज हमारे बेटे माइंड में, देखो बहुत सारी चीजें होती है हमारे माइंड में, एक मिनट में हमारे 2700 थॉट्स आते हैं, और हम थॉट्स को इतना इजी प्रोसेस नहीं होता कि हम उसको कंट्रोल कर पाए। तो हमें सबसे पहले तो यही है कि थॉट्स आने दो, उनको इग्नोर कर दो, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स आए तो ये मतलब पॉजिटिव से जाओगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट कैच करने लग जाओगे, लेकिन जो नेगेटिव थॉट आते हैं उनको उसी टाइम इग्नोर करो। आते हैं, हमारे बस की बात नहीं होती, हमारे काबू में चीज नहीं होती, हम थॉट को, किसी एक थॉट को भी इग्नोर करें, लेकिन आने दो प्रोसेस में, लेकिन उसको उसके ऊपर फोकस मत। तो एक जो चीज आप सोचते हो हम उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स हमारे थॉट्स को कैच करता है, हमारे प्योरिटी को कैच करता है। तो जो सोचोगे उसी वही इंप्लीमेंट करो और उसी पे विजुअलाइज करो, तो आपका ये चीजें वर्क करनी शुरू कर देती है। लेकिन एक चीज और, किसी दूसरे का बुरा करके हम अपना अच्छा नहीं कर सकते, वहां रेखी काम नहीं करती। हम अगर हम ये रखते हैं कि इसके साथ ही हो जाए, मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाए, कभी काम नहीं करेगी रेखी। पहले ये देखो कि जो दूसरों के लिए भी प्योर थॉट रखो, अपने लिए भी प्योर रखो, तो तभी ये चीजें वर्क करती है बेटा। नहीं तो हम ये कहते हैं मेरे को इतनी प्रैक्टिस होगी करते हैं, ये वर्क नहीं कर रही, ये इसीलिए वर्क नहीं करती क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए तो नेगेटिव रख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं हमारे साथ पॉजिटिव हो जाए। नेवर हैपन बेटा। तो ये प्योरिटी, हाँ, जितनी प्योर एनर्जी रखोगे, जितना प्योरिटी की तरफ जाओगे, पॉजिटिव जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करोगे, यूनिवर्स के पास किसी चीज की कमी नहीं है बेटा, जो चाहोगे आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए।
कई बार क्या होता है, हम पास्ट कर्मा करके आ रहे थे, हमारे पास्ट कर्मा इतने बुरे होते हैं कि हम ये कहते हैं आज हम एक ही दिन में हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम लॉजिकली ज्यादा सोचेंगे या इमोशनली। तो ऐसा कुछ है कि हम उसके अंदर भी कुछ चेंजेस ला सके, लाइक अगर कोई इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा सोचता है तो उसमें थोड़ा चेंजेस जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हमें वैसे करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये है कि जब हमें पता चलेगा तभी हम उस पर वर्क करेंगे ना। ये जो मैंने आपको फिंगरप्रिंट्स का मैंने इसलिए बताया कि जिसको अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो यू कैन कांटेक्ट मी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका कौन सा पार्ट कैसे कर रहा है, कैसे। ये एक हमारे पास फिंगर स्कैनर होता है, उससे स्कैन करके मैं आपको इस पर स्टडी करके आपको बता सकते हैं। तो ये आप पहले तो हम यही देखेंगे कि हमारा कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, कौन सा नहीं। पहले एग्जैक्ट हमें हमारे सामने पिक्चर होगी, पहले हम डायग्नोज करेंगे, तभी तो उस पर जाएंगे ना बेटा, कि हम इसमें जो है लेफ्ट ब्रेन हमारा कितना परसेंट एक्टिव है, राइट ब्रेन कितना एक्टिव है, उसके बेसिस से फिर हम उस पर वर्क करेंगे, उसी चीज को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए हम कर सकते हैं। देखो 100% चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंट जो हम चाहते हैं हम चेंज कर सकते हैं। Thank you, Sunita ma'am, for sharing your views so impressively on the topic role of heredity and environment in the development of child's personality. वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो हेरिडिटी है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि हेरिडिटी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ वी कैन इम्प्रूव द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, जिससे हम बच्चे की यूनिकनेस को पहचान सकते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को पहचान सकते हैं, और दीज फिंगरप्रिंट्स हेल्प अस टू चूज कि हमें बच्चे को किस फील्ड में भेजना चाहिए या बच्चा किस फील्ड को चूज कर सकता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव द इनेट पावर्स ऑफ द children and to make them more strengthened to execute and achieve their goals of life. This lecture was so much effective for all the students and the teachers. मैं कहूँगी कि इसको एक आई ओपनिंग लेक्चर मैं कहूँगी कि आपने इतने सुंदर तरीके से जो हर बात का बच्चों की जो क्वेरीज थी उनका भी जवाब दिया, और जो आपने पॉजिटिविटी के बारे में जो ऑरा है वो हमें कैसा रखना चाहिए उसके बारे में भी बताया। तो इट वाज रियली वंडरफुल लेक्चर सुनीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लेक्चर। Now I would like to invite our principal ma'am, Dr. I would like to thanks first of all to both the principals for pondering over in such a beautiful manner, for enlightening us with so many things which we know but never focus. And dear students, today the motto of this webinar was to basically reflect on the things then that how to teach. You all are future teachers, and after few days you will go in the field, you will meet new challenges, you will find out the practical problems. So to meet those things, the requirement of understanding the psychology of a child is really very much required. So we planned to conduct this webinar, and what more I can say is that basically psychology is that branch which deals with mind, behavior and relationships. And to keep our life easy, comfortable, convenient, the more understanding we will gain about psychology, the more things will get easy. So dear students, try to understand the psychology of every child whenever you will go in the class. As psychology deals with cognitive and affective domain of students, ज्ञानात्मक, भावात्मक, और third one is क्रियात्मक। तो इन तीनों जो क्षेत्र है ना हमारे बिहेवियर के, उनके साथ डील करती है। तो जब हम किसी भी एक बच्चे की cognitive ability and affective ability, cognitive is concerned with intellectual things, with your consciousness, cognitive is related with psychomotor
एक्टिविटीज जिसमें कि आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज, आप कितने स्पोर्टी हैं, आप कितने एथलेटिक टाइप हैं, आपकी बोन्स कैसी हैं, आपके मसल्स कैसे हैं. एंड थर्ड वन इज अफेक्टिव डोमेन, which basically is concerned with the ethics you follow in your life, your emotions, your feelings. तो किसी भी बच्चे को समझने के लिए इन तीनों डोमेन को जानना बहुत जरूरी है. तो आज का जो हमारा पर्पस था वो यही था इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए, कि जब आप प्रैक्टिकली आगे फील्ड में जाएं, रियल क्लासेस में जाएं, तो बच्चों को किस तरह से डील करें. और इसी वजह से हमने 2 रिनाउंड पर्सनालिटीज को इसमें एसोसिएट किया. जैसे कि डॉक्टर महाश्वेता मैम ने पॉन्डर ओवर किया ओवर द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने हर तरह की बात करी कि बच्चे की लिंग्विस्टिक स्किल को भी अफेक्ट करती है, फिजिकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है, इसके अलावा साइंटिफिक बेस भी है. और साथ ही साथ मैम ने ये भी देखा कि इन चीजों को हम किस तरह से डील कर सकते हैं. डॉक्टर आर्या ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया साइंटिफिक बेसिस को लेकर के, हाउ हेरिडिटी प्लेज द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी. So students, I hope you must have enjoyed and must have gained very much. And as final words, I would like to once again thanks Dr. Arya and Dr. Shukta. Thanks a lot. Over to you, Madhumati. Thank you, ma'am. Thank you for giving this opportunity. Thank you, my dear friend Kamlesh. Very, very thanks. And thank you, all the colleagues of the Vash College of Education. And very thanks to Dr. Taruna Malhotra, Principal, Vash College of Education, for giving this opportunity to me to speak before you. Very, very thanks. Shweta ma'am have started. Shweta ma'am is there? She's going out today. Yeah, she's going out too. On behalf of all my colleagues and students, I am very much thankful to Dr. Sunita and Dr. Mahashweta for delivering such a wonderful lecture on the theme related to child psychology. Thank you, Tarna ma'am, for elaborating on the same theme. I could see students remained attentive throughout the session and their questions were well answered too. You both really, rather I would say you three, really captivated the audience. Thanks you once again. Thank you, ma'am. So it's time to leave. We'll meet again soon. Yeah. Okay, thank you all. Thank you. Thank you, ma'am.